हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 17 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। काबुल की सिचुएशन पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बेसिकली ये कहना है कि वो कांस्टेंट टच में जो भी वहाँ पर अफगान सिख और हिंदू कम्युनिटीज़ हैं और हाई लेवल्स पर जो भी वहाँ पे सिचुएशन है उसको कांस्टेंट बेसिस पर मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही कमर्शियल ऑपरेशंस काबुल एयरपोर्ट के रोक दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम इवैक्यूएट नहीं करवा पा रहे हैं और ना ही रिपेट्रिएशन हो पा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ ये है, जो पाकिस्तान का स्टैंड है जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया काबुल का, तो पाकिस्तान का बेसिकली ये कहना है कि अफगानिस्तान हैज़ ब्रोकन द शेकल्स ऑफ स्लेवरी। तो इससे हमें ये पता चलता है जो भी तालिबान है, पाकिस्तान कितना भी बोले लेकिन तालिबान को पाकिस्तान ही बैक करता है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट 2047 के इंडिया को एक लेटर लिखा है, तो हम उसमें कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि ख़त्म करनी है हमें 2047 तक। पहली बात ये, इंडिया हैविंग प्रोग्रेस मच फादर ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, तो उसके लिए एक गति शक्ति प्लान भी बताया गया है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और हमारी इकोनॉमी जो भी है वो हॉलिस्टिकली इंटीग्रेट हो जाएगी। गाइडेड बाय द ट्रिनिटी ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो आगे के जो प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रिंसिपल्स है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, तो उसके बेसिस पर होगा सब कुछ। जो सोशल फॉल्ट लाइन्स है डेट एग्जिस्टेड अर्लियर आर सब्सटेंशियली इफ नॉट होली ऑब्लिटरेटेड, तो जो भी कास्ट रिजिडिटीज़ हैं वो 2047 तक ख़त्म हो जाएंगी, भली पूरी तरीके से नहीं तो सब्सटेंशली तो ख़त्म हो ही जाएंगी। जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो एज वी बिगिन सेलिब्रेटिंग द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, आई एम पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द क्लाइमेट चैलेंज। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का बेसिकली ये कहना है जो क्लाइमेट चैलेंज है वो काफ़ी बड़ा चैलेंज है जो कि इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड के द्वारा हुआ है, लेकिन इंडिया अपने हर तरीके से हर संभव प्रयास कर रहा है इस क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। हम आगे चलते हैं। एससी पुल्स अप गवर्नमेंट और न्यू ट्रिब्यूनल सीक्स लॉजिक, तो बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बेसिकली यही कहना है, जो गवर्नमेंट है वो जो भी पार्लियामेंट में बिल्स पास कर रही है उसमें कोई भी डिलिब्रेशन डिस्कशन नहीं हो रहा, कोई भी लॉजिक समझ नहीं आ रहा है इसमें सीजीआई को ये बिल्स ऐसे क्यों पास किए जा रहे हैं। तो आई डू नॉट थिंक एनी डिबेट हैज़ टेकन प्लेस इन पार्लियामेंट, की कोई भी डिबेट पार्लियामेंट में नहीं होती है, कोई भी रीज़न नहीं दिया जाता है किसी भी बिल को पास करने से पहले। नो रीज़न हैज़ बिन गिवन, वी हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद पार्लियामेंट मेकिंग लॉज, कि सुप्रीम कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं, पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ बनाना, वो लॉ बनाए, लेकिन एक बार डेलिब्रेशन डिस्कशन तो होना चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर तो होने चाहिए बिल्स, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बट एटलीस्ट वी मस्ट नो व्हाट आर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस दिस बिल अगेन आफ्टर द स्ट्राइकिंग डाउन। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स वाला बिल आया इससे पहले ऑर्डिनेंस की फॉर्म में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसके प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब सरकार ने इसको बिल की तरह पेश किया है और उसमें वही प्रोविजंस रखे गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले स्ट्राइक डाउन कर चुका था। तो लास्ट वीक पार्लियामेंट पास्ड द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 विच सीक्स टू ले डाउन टर्म्स फॉर सर्विसेज एंड टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ वेरियस ट्रिब्यूनल्स। तो ये नेक्स्ट पेज पर भी आया है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। यहाँ पे एससी रिमार्क्स ऑन ट्रिब्यूनल लॉ लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट बिटवीन लेजिस्लेचर जुडिशरी, तो ये वही वाले ट्रिब्यूनल बिल से रिलेटेड है। Chief Justice of India N.V. Ramana's remarks questioning the law passed by last week relating to the process of appointment of tribunal members। तो जो भी ट्रिब्यूनल का बिल है उसमें ये भी बताया गया है कि ट्रिब्यूनल में जो भी मेंबर्स अपॉइंट होंगे वो किस तरीके से होंगे, तो उसकी वजह से स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में। द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 जो कि राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ है, वो लगभग 7 से ज़्यादा आई थिंक 9 एपिलेट ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनको एबॉलिश कर रहा है अंडर वेरियस स्टैचुएट्स। इसके अलावा इस बिल में ये भी है कि जो भी मेंबर्स अपॉइंट होंगे ट्रिब्यूनल के, या जो भी चेयरपर्सन अपॉइंट होगा उसका एज क्राइटेरिया क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के बेसिस पर अपॉइंटमेंट होगा। जुलाई में जब ये ऑर्डिनेंस की फॉर्म में जब ये था, तब 3 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की 2:1 वर्डिक्ट में मद्रास बार एसोसिएशन में इस बिल के कुछ प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ये कहते हुए कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को वॉयलेट करना है और इंटरफेयर कर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी में। क्योंकि जुडिशरी अपना काम ठीक से कर सके उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्पार्शलिटी, इंडिपेंडेंस, फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस, जिसकी लेकिन इस बिल की वजह से देखा जा रहा है कि जो इम्पार्शलिटी और इंडिपेंडेंस है जजेस की, उसे अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। उसमें से एक प्रोविज़न ये था, जो लॉ था उसने एक मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा था 50 ईयर्स का, कि अगर कोई भी एडवोकेट बनना चाहता है ट्रिब्यूनल्स में तो लगभग उसकी एज 50 साल होनी चाहिए और जो भी टेन्योर होगा वो 4 साल का टेन्योर होगा। अब कोर्ट ने ये पाया, ये जो कैप्स लगा दिए गए हैं 50 साल की एज होनी चाहिए, 4 साल का टेन्योर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्रेरी है। गवर्नमेंट ने बेसिकली ये बोला है कि अगर हम 50 साल की एज रखेंगे तो हमारे पास वास्ट टैलेंट पूल होगा जिसमें से हम लोगों को पिक कर सकते हैं।
अब यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, अब उन्होंने एक बार इनको स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसके बाद जब पार्लियामेंट इसको बिल की फॉर्म में ला रही है और वही प्रोविजंस वापस इंट्रोड्यूस कर रही है, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जो लेजिस्लेचर है वो कोर्ट के डायरेक्शंस को ओवरराइड करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो रूल ऑफ लॉ है उसके लिए एक डेथ नेल माना जा सकता है। इसके बाद रूल ऑफ लॉ का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रही है तो उसके बाद को पार्लियामेंट को वो सारे प्रोविजन वापस से लाने ही नहीं चाहिए। Now, this means that at a certain stage, even Parliament wonders, are we not having any powers that the judiciary is interfering to this extent? तो यहाँ पे पार्लियामेंट को भी ये बात लग सकती है कि जुडिशरी अगर इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है तो पार्लियामेंट का जो काम है लॉ मेकिंग प्रोसेस, वो कैसे लॉ बना सकती है अगर इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा। तो ये पॉलिसी मैटर है, भले ही वो 5 साल रखें या 4 साल रखें, 50 साल रखें, वो उनका मन है। In the Rosa Matthew versus Union of India case, a 5-judge constitution bench headed by then C.J. रंजन गोगोई, तो एक बार 2017 में भी अमेंडमेंट आया था 2017 फाइनेंस एक्ट में, जिसमें मनी बिल करके ट्रिब्यूनल्स में रिफॉर्म करने की कोशिश की गई थी, तो उसको C.J. रंजन गोगोई ने क्या किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो इससे पहले भी ये हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा है कि पार्लियामेंट लगातार इसको बिल की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना चाह रही है। आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसके बीच का इशू आ जाता है। यहाँ पर खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते होंगे, तो आपने इनके बारे में पढ़ा ही होगा कि खुदाई खिदमतगार से इनका मूवमेंट था। तो खुदाई खिदमतगार एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो कि अब्दुल गफ़ार खान द्वारा लेड किया गया था। साथ ही ये मूवमेंट पहले तो पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन बाद में पॉलिटिकल टर्न हो गया था। इस मूवमेंट ने बाद में फॉर्मली इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया गया था। इनकी एक यूनिफॉर्म थी जिसमें जो मेन थे वो रेड शर्ट की तरह यूनिफॉर्म वोर करते थे और विमेन ब्लैक गारमेंट्स बेसिकली वोर करती थी। ये जो खुदाई खिदमतगार थे, इन्होंने पार्टीशन को अपोज किया था, ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जैसा इंडिपेंडेंट नेशन बने। अब अब्दुल गफ़ार खान के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए कि ये फॉलोअर थे महात्मा गांधी के, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को भी ज्वाइन किया था, ये डिस्ट्रिक्ट खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट भी बने थे, और खुदाई खिदमतगार इनका मूवमेंट था। ये पहले नॉन इंडियन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था 1987 में। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट्स होंगे उन लोगों के जो ईस्ट पाकिस्तान से आए हैं, तो उन पर ये मेंशन नहीं किया जाएगा पूर्वी पाकिस्तान। तो उत्तराखंड कैबिनेट ऑन मंडे डिसाइडेड दैट द वर्ड पूर्वी पाकिस्तान विल नॉट बी मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट्स, जो भी उन बच्चों को इशू किए जाएंगे जो कि बेसिकली बंगाली कम्युनिटी से और उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान, अर्स्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान से आए होंगे 1971 से पहले। हम आगे चलते हैं। द चेंजिंग एफ पाक, तो अफगानिस्तान पाक की सिचुएशन को बताया गया है कि उससे इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर KM पानीकर का एक स्टेटमेंट है कि डेवलपमेंट्स इन द काबुल वैली, कि काबुल वैली में कोई भी डेवलपमेंट होगा तो गैंजेटिक प्लेन्स पे तो उसका फ़र्क पड़ता ही है, और ये अभी से नहीं है, हिस्टोरिकल ऐसा देखने को मिला है। जो भी इन्वेडर्स आए थे इंडिया में, इंडिया के हार्टलैंड में, अगर उन्हें कहीं भी कंसोलिडेट करना होता था तो वो हेरात और काबुल वैली में ही करते थे। तो ही वॉज रेफरिंग टू द इनन्यूमरेबल इन्वेडर्स कंसोलिडेटिंग इन द हेरात एंड काबुल वैली। तो वहाँ पर पहले वो रहते थे, उसके बाद हम देखते थे कि वो इंडिया के हार्टलैंड में अटैक करते थे। तो यहाँ पर KM पानीकर का ये जो स्टेटमेंट है कि काबुल वैली में कोई भी डेवलपमेंट होता है तो गैंजेटिक प्लेन्स में उसका फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। सोवियत ने ऑक्यूपाई कर लिया था अफगानिस्तान को 1979 में। फिर उसके बाद 2001 में टेरर अटैक्स देखे गए न्यूयॉर्क में अलकायदा के द्वारा। फिर वाशिंगटन ने और US का इंटरवेंशन देखा गया अफगानिस्तान में, तालिबान को पावर से हटा दिया गया। इन सब का भी प्रोफाउंड इम्पैक्ट था डोमेस्टिक, इंट्रा रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो भी सब कॉन्टिनेंट की है। द restoration of Taliban rule in Afghanistan with Pakistan support undoubtedly presents some very serious potential challenges for Indian security। तो यहाँ पर तालिबान रूल वापस आ गया है अफगानिस्तान में, तो उससे इंडियन सिक्योरिटी को चैलेंजेस तो हैं। इंडिया हैज़ सीन मच वर्स बिफोर ऑन इट्स नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स। जब 1979 ख़त्म हुआ था तो सोवियत यूनियन ने इन्वेजन कर दिया था काबुल में, क्योंकि काबुल में जो कम्युनिस्ट रजीम थी उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था सोवियत यूनियन। तो US और पाकिस्तान ने फिर इसको रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद जो रशिया था उसे विड्रॉ करना पड़ा 1989 में। ठीक है, उसके बाद से हम देख रहे हैं इसी सिचुएशन के बाद से फिर पाकिस्तान की पॉलिटी में इस्लामाइजेशन होने लग गया, क्योंकि US बहुत सपोर्ट करने लग गया था पाकिस्तान को, क्योंकि US को पाकिस्तान की ज़रूरत थी जो रशिया कम्युनिस्ट रजीम को बचाने की कोशिश कर रहा था अफगानिस्तान में, लेकिन US बिल्कुल नहीं चाहता था वहाँ पे कम्युनिस्ट रजीम रहे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का साथ लिया।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि तालिबान का बर्थ हो गया। तो पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, जो जिहादी आर्मीज थे इनको सपोर्ट किया ताकि ये अफगानिस्तान का कंट्रोल ले लें, और इसकी वजह से हमें इंडिया में प्रॉक्सी वॉर भी देखने को मिली पंजाब और कश्मीर रीजन्स में। फिर टर्बुलेंस की वजह से इंडिया और पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फिर दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट भी किए और पाक बैक तालिबान रूल आ गया अफगानिस्तान में। लेकिन जब पाकिस्तान ने बैक किया था तालिबान रूल, अफगानिस्तान में ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि जो अलकायदा है बेसिकली जो तालिबान के अंडर ही होस्ट किया जाता है अलकायदा, तो अलकायदा होस्टेड बाय द तालिबान उसने टेरर अटैक्स कर दिए यूएस पे। उसके बाद फिर यूएस ने इंटरवेंशन कर दिया और तालिबान का रूल खत्म हो गया। टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान yielded to a productive dialogue that produced tantalizing possibilities for normalization of bilateral relations। तो इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान में जो भी टेंशंस थे उसके बाद बाइलेटरल रिलेशंस को किसी तरह नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई और कश्मीर डिस्प्यूट पे भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ 2001 के बाद। हम देख रहे हैं उसके बाद इंडिया और यूएस की भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ी जब से यूएस ने इंटरवीन किया था अफगानिस्तान में। renewed support for the Taliban in Afghanistan expanding attacks on the Kabul government's position। अब तालिबान लीडर्स का बेसिकली ये कहना है, वो अब सारी बातें अच्छी कह रहे हैं कि हम वुमेन को सारे राइट्स देंगे, लेकिन अगर ऑन द ग्राउंड देखो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तालिबान लीडर्स आर ऑल्सो सेइंग दैट ऑल द राइट थिंग्स अबाउट लेटिंग द फॉरेनर्स लीव, कि वो फॉरेनर्स को आराम से जाने देंगे, उन्हें इवैक्यूएट होने देंगे, लाइफ्स को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे जो भी अफगान पीपल की हैं, वुमेन के राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। रिपोर्ट्स, लेकिन जब हम प्रोविंसेस के रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कितना ज़्यादा ग्रॉस ह्यूमन राइट वॉलेशन हो रहा है तालिबान के द्वारा। फॉर डेली अ बिगर क्वेश्चन मार्क विल बी अबाउट द तालिबान्स रीन्यूड सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल टेररिज्म। तो अब तालिबान वापस अफगानिस्तान में आ गया है तो इंटरनेशनल टेररिज्म को सपोर्ट मिल सकता है। पाकिस्तान वापस से रीडायरेक्ट करेगा जिहादी ग्रुप्स को टुवर्ड्स द इंडिया। अब तालिबान की जो आइडियोलॉजी है, तो अब तालिबान को दो चीज़ें बैलेंस करनी है, एक तो उसकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है और दूसरी स्टेट के इंटरेस्ट। तो इन दोनों को तालिबान कैसे बैलेंस करता है देखने वाली बात है। पाकिस्तान हमेशा तालिबान को बैक करता है, लेकिन जब एक बार तालिबान पावर में आ जाएगा तो वो ऑटोनमी मांगेगा, वो पाकिस्तान के बेसिस पर नहीं चल सकता बहुत टाइम तक, तो तालिबान को यहाँ पर ऑटोनमी की ज़रूरत पड़ेगी। अब दिल्ली पूरी तरीके से प्रिपेयर है, कोई भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आता है तो उससे डील करने के लिए। 1990s और 2020s की कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब उस समय तब भी टेररिज्म के लिए कुछ ग्लोबल एक्सेप्टेंस थी, लेकिन अब बिल्कुल भी ग्लोबल एक्सेप्टेंस नहीं है टेररिज्म के लिए, और कोई भी कंट्री नहीं चाहते कि अफगानिस्तान फिर से ग्लोबल सेंचुरी ऑफ टेरर बन जाए। इसके अलावा जो पाकिस्तान है वो ज़्यादा बैक भी नहीं कर सकता तालिबान को, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक लेंस लगा हुआ है लगातार। अनलाइक इन द 1990s जब दिल्ली सिंपली एब्जॉर्व कर लेता था, कोई भी टेरर अटैक्स होते थे, रिटेलिएट नहीं करता था, लेकिन अब इंडिया बेसिकली रिटेलिएट करेगा। वाइल द यूएस रिट्रीट हैज़ बिन ह्यूमिलेटिंग, अब यूएस ने जैसे भी रिट्रीट किया वो काफ़ी ह्यूमिलेटिंग रहा है। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द यूएस एंड द वेस्ट, और इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट है वो कंटिन्यू करेंगे जो भी नेशनल एटीट्यूड बन रहा है अफगानिस्तान के थ्रू, न्यू रिजीम जो भी आ रहा है उसको बेसिकली वो भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि जो ये अफगानिस्तान है वो टेरर सेंचुरी बन जाएगा। इसके अलावा जो चाइना पाकिस्तान की रिलेशनशिप है अफगानिस्तान में, उससे कुछ काउंटर वेलिंग ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ये सारी बातें देखने की हैं। वो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ऑपरेशन की बात की गई है, ऑपरेशन लंगड़ा। तो यहाँ जो यूपी पुलिस है वो काफ़ी ज़्यादा इनकाउंटर करती है, तो यहाँ पर ऑथर ने बताया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स क्यों नहीं होनी चाहिए। एज रिपोर्टेड बाय दिस न्यूज़पेपर, तो इंडियन एक्सप्रेस ने ही कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था, अनऑफिशियल यूज़ ऑफ एक्सेसिव वायलेंस, कैसे एक्सेसिव वायलेंस यूज़ किया जाता बाय द पुलिस हैज़ अ नेम, तो इसका नाम रखा है इन लोगों ने ऑपरेशन लंगड़ा। गिविंग द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू पुट टू एंड टू टुगेदर एंड कंक्लूड, ये जो भी रूल ऑफ लॉ का सबवर्जन हो रहा है यूपी में, इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और गवर्नमेंट सेंक्शन है, क्योंकि पुलिस इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये देखा गया जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इस वायलेंस को एक अचीवमेंट समझती हैं, उन्हें ये लगता है कि अगर जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही है, एनकाउंटर्स हो रहा है, उतना ही ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहता है। ऑपरेशन लंगड़ा, देयर इज नो एब्रेशन, इट इज़ ऑफ अ पीस विद द यूपी गवर्नमेंट्स पॉलिसी टुवर्ड्स क्राइम एंड पनिशमेंट विद अक्यूज्ड आर ट्रीटेड एज गिल्टी। तो अक्यूज जो कि अभी तक प्लीड गिल्टी हुआ भी नहीं, उसको पहले से ही वो गिल्टी मान लेते हैं और पुलिस बन जाते हैं एजेंट्स ऑफ विजिलेंट जस्टिस। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कैलकुलस। अब ये भी माना जाता है पॉलिटिकल कैलकुलस में, लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा एनकाउंटर्स हो रहे हैं तो मतलब ये वाली गवर्नमेंट काफ़ी हार्ड है ऑन क्राइम, और वो इसको एक गुड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं, जो कि काफ़ी गलत है, क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस है, हर जो भी क्रिमिनल उसे जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए, अगर उसके बाद वो प्लीड गिल्टी होता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा जो भी होनी चाहिए वो कोर्ट देगा। पुलिस वाले एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के थ्रू कोई सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो फॉर मैनी इंडियंस द पुलिस इज द प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। तो काफ़ी इंडियंस के लिए जो पुलिस है वो प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट होती है, और पुलिस को सबसे ज़्यादा वायबल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। तो अगर पुलिस ही क्रिमिनल बन जाए तो फिर क्या बेसिक यूनिट बचेगा गवर्नमेंट का। तो इफ़ दैट बेसिक यूनिट ऑफ गवर्नमेंट ड्यू प्रोसेस को इग्नोर करती है, प्रेजुडाइसेस ऑफ फियर अगर रेप्लिकेट करती है, तो जो लाइन है
वॉयलेंस, उन वॉयलेंस को रोकने के लिए जो वॉयलेंस कर रहे हैं तो वो ब्लर हो जाएगी, क्योंकि फिर यहाँ देखा जा रहा है कि पुलिस ही वॉयलेंस कर रही है। तो इन इफेक्ट द इनकाउंटर कल्चर क्रिमिनलाइजेज द पुलिस। तो ये जो इनकाउंटर कल्चर है उसकी वजह से जो पुलिस है वो खुद क्रिमिनल बन जाती है। तो इसको ज़रूरत है इसको रोकने के लिए जो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल वॉयलेंस है उसे कंडेम करने की ज़रूरत है, और जो भी लोग लॉ को वॉयलेट कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल ठहराने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग चैम्पियंस। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला है जो मेडल्स हम जीत रहे हैं इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं और हम कैसे चैंपियंस को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात तो हर कोई बोलता है कि मनी और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो स्पोर्ट्स पर्सन को, तो अपने आप ही ज़्यादा मेडल्स आएंगे। पर यहाँ पर ऑथर ने एक अलग पर्सपेक्टिव बताया। ऑथर ने ये बोला है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेडल जीत कर ला रहे हैं उनको तो रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट जॉब सब कुछ मिलता ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं स्पोर्ट्समैन जो कि ये सारी चीज़ें नहीं जीत पा रहे, जो स्पोर्ट्स पर्सन ये सारी चीज़ें नहीं जीत पाते, लेकिन उनको भी रिस्पेक्ट और गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। तभी जो आगे के पेरेंट्स होंगे वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजें। तो एम्पैथी, लव एंड रिवॉर्ड फॉर दोज हु विल नेवर विन अ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो उनको भी एम्पैथी, लव और रिवॉर्ड देने की ज़रूरत है जो लोग कभी गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज नहीं जीते हैं। इंडिया अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट तो करता है, लेकिन ज़रूरत है अपने फेलियर को भी एम्ब्रेस करे। रॉ टैलेंट्स, जो भी रॉ टैलेंट उसको नर्चर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब तो मेडल नहीं जीत सकते हैं ना। जितने भी लोग ओलंपिक खेलने जा रहे हैं उसमें से कुछ ही जीत सकते हैं। तो यहाँ पे जो जितना बड़ा हमारा टैलेंट पूल होगा उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि चैंपियंस आए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हमारे टैलेंट पूल, उसके लिए ये ज़रूरत है जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने दें, और स्पोर्ट्स में वो तभी जाने देंगे जब रिस्क कम होगा, और रिस्क तभी कम होगा जब जो मेडल्स नहीं जीत रहे हैं जो लोग उनको भी रिकॉग्निशन मिले, गवर्नमेंट जॉब्स मिले। तो फर्स्ट द एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी मोर फ्लेक्सिबल। सबसे पहले ऑथर ने बोला दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहली बात ये जो एजुकेशन सिस्टम उसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है, और जैसे स्पोर्ट्स कोटा वाली चीज़ है उसको उस तरीके से ना ट्रीट करें कि जैसे पेरिया है। जो चाइना है, जैसे हमारे यहाँ ये माना जाता है या तो एकेडमिक्स में इंसान अच्छा कर सकता है या तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, लेकिन चीज़ें ऐसे नहीं होती, ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती, ये ग्रे एरिया होता है। फॉर दोज हु डू नॉट बिकम वर्ल्ड बीटर्स इन स्पोर्ट्स, गुड एजुकेशन वुड इंश्योर अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन सम अदर प्रोफेशन। अब कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें अच्छे मॉनिटरी रिटर्न्स नहीं होते, जैसे कि हमारे यहाँ क्रिकेट में तो काफ़ी अच्छे मॉनिटरी रिटर्न्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें मॉनिटरी रिटर्न्स अच्छे नहीं होते हैं। तो एक ज़रूरत है एन ऑल्टरनेट पोस्ट रिटायरमेंट करियर पाथ फॉर स्टूडेंट्स हु परस्यू सच स्पोर्ट्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो कोई ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें मॉनिटरी रिटर्न्स अच्छे नहीं है तो उन लोगों को भी पोस्ट रिटायरमेंट उनके भी कुछ करियर पाथ हों, तो इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव पाथ देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा ये रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है जो भी लॉन्ग टाइम प्लेइंग प्रोफेशनल हैं या सेमी प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने कुछ स्किल्स तो एक्वायर की ही होगी। अगर उन्होंने अपने टाइम में कुछ भी स्किल्स एक्वायर की हों, उसके बाद वो किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो जो उनकी स्किल्स है जैसे कि उनको टीम वर्क आता होगा, डिसिप्लिन आता होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके एक्सपीरियंस को, जो भी उनका एकेडमिक एक्सपीरियंस है सिर्फ उसी को काउंट करें, उनका जॉब एक्सपीरियंस उसी को काउंट करें। आप ये सारे एक्सपीरियंस भी काउंट कर सकते हैं जो भी उसने प्रोफेशनल प्लेइंग की है जितने भी साल। एम्प्लॉयज़ को क्रेडिट देना चाहिए उन ईयर्स का जो भी उसने, जितने साल उसने प्रोफेशनल स्पोर्ट खेला है उसको भी एक्सपीरियंस की तरह माना जाना चाहिए, ताकि वो डिसएडवांटेज में नहीं रहे उनके कंपैरिजन में जो कि उससे पहले जॉब मार्केट में आ गए हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग हाउ सो मेनी स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया एंड अप इन क्लैरिकल और रिलेटिवली लो लेवल जॉब्स इन गवर्नमेंट। तो ऐसा देखा गया है जो भी लोग मेडल्स नहीं जीतते हैं उनको अगर जॉब्स मिलती भी है गवर्नमेंट में तो काफ़ी लो लेवल जॉब्स मिलती है, जैसे कि क्लैरिकल या तो फिर लो लेवल जॉब्स जो भी गवर्नमेंट में मिलती हैं। अब जैसे मीराबाई चानू है, अभी तो उन्होंने सिल्वर ओलंपिक मेडल जीता, लेकिन उससे पहले वो सिर्फ रेलवेज़ में टिकट कलेक्टर थी। इसके अलावा अब जूनियर कमीशन ऑफिसर बनाने की बात की जा रही है आर्म फोर्सेस की। इसके अलावा जो सूबेदार नीरज चोपड़ा थे, अब उनको ओलंपिक गोल्ड मिल गया है तो अब उनको कमीशन ऑफिसर बनाने की बात की जा रही है, लेकिन इससे पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया। दैट इवन सम ऑफ आर नॉन गोल्ड ओलंपिक मेडलिस्ट, तो ऑथर का बेसिकली यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं जो भी हमारे नॉन गोल्ड ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनको भी गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए और साथ ही इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स देने चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पे स्पोर्ट्स में आए और हमारा टैलेंट पूल बड़ा हो सके। हम आगे चलते हैं हर ओन लैंड। यहाँ पे ऑथर ने बोला 75 ईयर्स हो चुके हैं इंडियन इंडिपेंडेंस के, 65 ईयर्स हो चुके हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट को पास हुए, और 15 ईयर्स हो चुके हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। उसके बाद भी हम देख रहे हैं जो इंडियन वुमेन हैं वो जो भी एग्रीकल्चरल लैंड ओन करती हैं उसमें कहीं भी इक्वालिटी है ही नहीं, काफ़ी इनइक्वालिटीज़ है। तो ऐसी इनइक्वालिटी क्यों है? तो एक लार्ज ग्लोबल लिटरेचर से ये पता चला है अगर विमेन जो हैं अगर वो लैंड ओन करती हैं तो इससे उनकी वेलबींग एनहेंस होती है, चाइल्ड की हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन एनहेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस उनके प्रति कम होता है, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, फैमिली की फूड सिक्योरिटी बढ़ जाती है और उनकी ज़्यादा से होती है हर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में। और जो SDG 5 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि इक्वल जेंडर राइट्स की बात करता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, तो वो भी ज़रूरत है। अगर हम विमेन को लैंड में राइट्स देंगे तो अपने आप ही जेंडर इक्वालिटी आ ही जाएगी। 1956 में
जो हिंदू सक्सेशन एक्ट पास हुआ गया उसमें दो मेजर इनइक्वालिटीज़ उस एक्ट में ही। पहली बात ये, उसमें ये बोला गया था जो भी इनहेरिटेंस होगा एग्रीकल्चर लैंड का वो लैंड रिफॉर्म्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा, और जो लैंड रिफॉर्म लॉज हैं वो अपने में ही जेंडर अनइक्वल है। तो पहली बात तो ये दिक्कत थी। और दूसरी बात ये, जो डॉटर्स हैं वो एक्सक्लूड कर दी गई थी कोई भी को पार्टनर राइट्स जो भी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में होंगे। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में दो दिक्कत थी। पहली बात ये, जो लैंड रिफॉर्म लॉज के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर लैंड डिवॉल्व करने की बात की गई थी, लेकिन जो लैंड रिफॉर्म लॉज हैं वो खुद में अनइक्वल हैं। और इसके बाद जो को पार्टनर राइट्स होंगे डॉटर्स को, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के द्वारा। फिर 4 स्टेट्स हैं उन्होंने अपने लिए अमेंड किया HSA हिंदू सक्सेशन एक्ट, और उसमें ये बोला गया जो अनमैरिड डॉटर्स हैं उन्हें को पार्टनर्स ट्रीट किया जाएगा ऑन पार विद सन्स। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेटिंग क्लॉज एग्रीकल्चर लैंड के लिए वो वैसा ही रहा, इन्होंने बेसिकली दूसरे क्लॉज से डील किया गया था। अब यहाँ पर ऑथर ने डेटा शेयर किया। सबसे पहले ऑथर ने बोला है जो भी विमेन लैंड ओन कर रही हैं उसमें 2 पॉइंट्स नोट करने वाली हैं। पहली बात ये, सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है जो विमेन लैंड ओन कर रही है वो विडो है या तो डॉटर है, क्योंकि लीगली टुडे अंडर हिंदू लॉ डॉटर्स एंड विडोज दोनों के पास इक्वल इनहेरिटेंस राइट होते हैं मैन की सेपरेट प्रॉपर्टी में, और इसके अलावा जो डॉटर्स होते हैं उनके पास एडिशनली राइट भी होता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर हम डेटा देखें तो अबव 50 विमेन को देखा गया कि उनके पास लैंड है, तो इसका मतलब ये देखा गया जो विडो है उनको ज़्यादा लैंड राइट्स मिल रहा है एज कम्पेयर टू डॉटर। तो women were found to own land in only 16% of the sampled 1114 रूरल लैंड ओनिंग हाउस होल्ड। तो लैंड ओनिंग हाउस होल्ड को जब सर्वे किया गया तो पता चला सिर्फ 16% विमेन के नाम पर ही लैंड है, और 8.4% ऑफ ऑल फीमेल्स ओन लैंड एवरेज अक्रॉस स्टेट्स। अगर लैंड का साइज देखो तो विमेन के पास 1.24 हेक्टेयर है जिनके पास है भी, लेकिन मैन का देखो तो 1.66 रिलेटिवली ज़्यादा है। ऑल्सो स्ट्राइकिंगली जो भी लैंड ओनिंग विमेन है वो मैरिटल फैमिलीज़ के थ्रू उन्होंने लैंड एक्वायर किया, मतलब जहाँ पर उनकी शादी हुई है, और टिपिकली एज विडो, और उनको ये जो भी लैंड मिला है जो भी वो लैंड ओन कर रही है वो विडो के तौर पे ओन कर रही है, डॉटर थ्रू पेरेंट्स, उनको पेरेंट्स के थ्रू ये लैंड नहीं मिला है। जबकि जो भी हमारे लॉज हैं वो स्ट्रेंथन करते हैं कि डॉटर का भी राइट है ओवर द प्रॉपर्टी। तो वेरी फ्यू वुमेन वर को ओनर्स इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड ओवर हाफ द ओनर्स ऑफ बोथ जेंडर्स वर एज 50 और मोर। तो ये देखा गया जो भी बोथ जेंडर्स के ओनर हैं वो लगभग 50 से ज़्यादा हैं। तो अगर इतना लेट उनको लैंड मिल रहा है तो जो वेलबींग इम्प्रूव करने का जो पॉइंट था वो तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि 50 साल के बाद जो भी उनको लैंड मिल रहा है वो अगर पहले मिलता तो वो अपनी वेलबींग इम्प्रूव कर सकती थी, और साथ ही बार्गेनिंग पावर भी उनकी फैमिलीज़ में इम्प्रूव हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर ऑथर ने फीमेल लैंड ओनर्स कंस्टिट्यूटेड 32% ऑफ ऑल लैंड ओनर्स इन तेलंगाना। लेकिन तेलंगाना के डेटा अगर हम देखें तो लगभग 32% लैंड ओनर्स वुमेन है वहाँ पर, बट ओनली 6% इन ओडिशा। लेकिन अगर ओडिशा में देखें तो वो 6% है। तो तेलंगाना का ऐसा सक्सेस रेट क्यों है, वहाँ पर वुमेन लैंड ओनर्स क्यों ज़्यादा हैं? तो बेसिकली वहाँ की चीफ मिनिस्टर और सिविल सोसाइटीज़ के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि उनके द्वारा मूवमेंट्स किए गए जिसके कारण देख रहे हैं कि वहाँ पर वुमेन लैंड ओनर्स ज़्यादा हैं। आगे चलते हैं। अब ऐसा लॉज भी हैं कि विमेन को लैंड मिलना चाहिए, डॉटर्स इक्वल को पार्टनर्स हैं कुछ स्टेट्स में, उसके बाद भी क्यों नहीं मिल रहा? तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, फादर फियर्स लूजिंग कंट्रोल ओवर लैंड, क्योंकि जो पिता होते हैं उन्हें ये डर रहता है कि अगर वो अपने मैरिड डॉटर्स को लैंड दे देंगे तो वो कंट्रोल खो देंगे लैंड का, और डॉटर्स इसलिए लैंड की डिमांड नहीं करती। उन्हें ये लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो जो फैमिली रिलेशन है वो खराब हो जाएंगे, और पॉलिसी मेकर्स ये कहते हैं कि इसकी वजह से लैंड फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है जो लैंड फ्रेगमेंटेशन वाली बात है ये तो किसी तरीके से ठीक है ही नहीं, क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि जॉइंट फैमिली की तरह भी तो प्रोडक्टिविटी कर सकते हो, भले ही लैंड डिवाइडेड हो उसके बाद भी जॉइंट फैमिली की तरह प्रोडक्टिविटी करो तो प्रोडक्टिविटी कम भी नहीं होगी। इसके अलावा जो जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा लैंड ओनरशिप में वो काफ़ी कम है, तो जो भी समरी निकल पाई वो इतनी ही निकल पाई है। तो ऑल्सो न्यू आइडियाज डिजर्व अटेंशन सच एज जॉइंट ओनरशिप एंड ग्रुप कल्टिवेशन। तो ग्रुप कल्टिवेशन की बात है तो जो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स का इशू है कि फ्रेगमेंटेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर ग्रुप कल्टिवेशन की बात हो सकती है। साथ ही विमेन को अपने राइट्स के लिए खुद ज़्यादा वोकल होना पड़ेगा तभी उनको राइट्स मिलेंगे। तेलंगाना का जो एग्जाम्पल है कि वहाँ पर जो विमेन है उनके पास ज़्यादा राइट्स ओवर द लैंड, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की, और इसके अलावा सिविल सोसाइटीज़ भी वहाँ पर काफ़ी वोकल है, उन्होंने विमेन के राइट्स की मांग की। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर यूएन के सेक्रेटरी जनरल का बेसिकली ये कहना है कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को यूनाइट होने की ज़रूरत है, सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स उनको यूज़ करने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान को फिर से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ना यूज़ किया जाए। इसके अलावा यूएनएससी को अर्ज किया गया है कि अनइक्विवोकली ये बोलें कि जो भी इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान का बनाया जा रहा है वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो बेसिकली यूएनएससी रिकॉग्नाइज़ ना करे, और साथ ही जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके थ्रू कोशिश करें कि जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेफ हेवन की तरह अफगानिस्तान को यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ ना हो। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद काबुल इक्वेशन की बात की गई है। मैनी इन अफगानिस्तान एंड इंडियाज डिप्लोमेटिक एंड इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट्स बिलीव अब
अफगानिस्तान और इंडिया के डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस ये बिलीव करते हैं ये जो भी तालिबान की विक्ट्री हुई है वो पाकिस्तान के असिस्टेंस के द्वारा ही हुई है। और यहाँ तक कि ये भी बोला गया है ये जो भी अफगान का फेस दिख रहा है ये एक्चुअली पाकिस्तान का इन्वेजन है, सिर्फ इसमें अफगान का फेस है। दैट असर्शन स्प्रिंग्स फ्रॉम द लॉन्ग रिलेशन पाकिस्तान हैज़ हैड विद द तालिबान। तो पाकिस्तान के तालिबान के साथ जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने। 1994 में जब तालिबान का बर्थ हुआ, उसके बाद जब तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान का टेक ओवर किया, तो इन सबके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। उसके बाद 9/11 यूएस इन्वेशन में भी ये बोलता ज़रूर था पाकिस्तान की वो यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं वॉर ऑन टेरर, लेकिन बेसिकली वो तालिबान को तब भी फंड कर रहा था। तो थ्रू दीज ईयर्स द पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पोस्ट फॉर टॉक्स विद द तालिबान। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसने क्या किया था, उसने तालिबान के लीडर को अपने यहाँ इनकार्सरेट कर रखा था, अपने यहाँ जेल में बंद कर रखा था। वो इसलिए कर रखा था क्योंकि वो ये चाहते थे कि तालिबान जो है हमेशा पाकिस्तान के हाथ में बना रहे। अगर तालिबान को कोई भी टॉक्स करनी है यूएस को तो उसको पाकिस्तान की एसेंट लेनी ही पड़ेगी। अब हम आगे चलते हैं। हाउ पाक हेल्प टेक ओवर। तो अब पाकिस्तान ने कैसे हेल्प की टेक ओवर जो भी हुआ है अफगानिस्तान का। तो इट्स लीडरशिप डीमोरलाइज। सबसे पहले तो जो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी लीडरशिप डीमोरलाइज हो गई क्योंकि जो यूएस ने अपने ट्रूप्स को बहुत हेस्टली विड्रॉ कर लिया, तो उनको प्रिपरेशन का ही टाइम नहीं मिला। और दूसरी बात ये, जैसे कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घनी ने भी ये बात बोली थी, ये जो पाकिस्तान ने सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ये बोले ओवर स्टेट की जा रही है, हमारी इतनी इंटरफेरेंस कुछ है नहीं। यूएस को भी हमेशा से पता था कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, लेकिन उसने तभी भी पाकिस्तान को इस बात के लिए कॉल आउट इसलिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान ज़रूरी था तालिबान से लड़ने के लिए। तालिबान को अगर टॉक्स पर लाना है तो वहाँ पे भी पाकिस्तान ज़रूरी था। अभी जैसे पीस टॉक्स के लिए जब तालिबान आया था यूएस के पास, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान ही था तालिबान को टेबल टॉक्स पर लाने के लिए। इसके अलावा जो तालिबान है उसके काफ़ी नेटवर्क्स चलते हैं, जैसे कि हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा, इसके अलावा और भी जिहादिस्ट हैं, और ये सारे लोग जो हैं वो गेज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी ही काम करते हैं। जो भी अफगान के तालिबान है, जो भी वो वुंड हुए, तो पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में उनको ट्रीटमेंट हो रहा था, तो इससे ही पता चल रहा है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा सपोर्ट करता था उन्हें। अब तालिबान कैसे प्रॉक्सी की तरह यूज़ किया जाता है, तो पाकिस्तान हमेशा तालिबान को प्रॉक्सी की तरह यूज़ करता है अगेंस्ट इंडिया। सबसे पहले जब से 2001 में यूएस का इन्वेजन हुआ तो इंडिया ने काफ़ी डेवलपमेंट्स किए अफगानिस्तान में, और इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो गया था अफगानिस्तान में। तो ये बात पसंद बिल्कुल नहीं आ रही थी पाकिस्तान को, यहाँ तक कि पाकिस्तान अपना ट्रेड रूट भी यूज़ नहीं करने देता था इंडिया को अफगानिस्तान से ट्रेड करने के लिए। तो उसकी वजह से इंडिया चहाबार पोर्ट बनाना चाह रहा था, एक जरान्स डेलाराम हाईवे बनाना चाह रहा था, लेकिन अब तालिबान के टेक ओवर के बाद ये सारी चीज़ें भी बंद होती हुई नजर आ रही हैं। सेकेंड, तालिबान वॉज ऑल्सो एन इस्लामिस्ट वेपन अगेंस्ट पाश्तून आइडेंटिटी। तो तालिबान जो अफगानिस्तान है वहाँ पर काफ़ी एथनिक कम्युनिटीज़ रहती हैं, जैसे कि हज़ारास, पाश्तून, उज़्बेक्स, तजिक्स। तो यहाँ पर सबके बीच में बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया के लिए क्या दिक्कत हो सकती है, तो इंडिया अपना इन्फ्लुएंस खो सकता है अफगानिस्तान में। बिल्कुल सही बात है कि ये बहुत सर्टेन बात है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस खो सकता है अफगानिस्तान में। और इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है उसमें एक और डिफिकल्टी आ गई कि अब तालिबान वापस से आ गया है। जो हक्कानी नेटवर्क है, जो ISI और तालिबान से क्लोजली एलाय है, इज़ ब्लेम्ड बाय द यूएस एंड इंडिया कि जो भी डेडली अटैक हुआ था इंडियन एम्बेसी इन काबुल, वो इसी ISI और तालिबान के द्वारा ये हक्कानी नेटवर्क नहीं करवाया था। जो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट फियर्स दैट टू एस्केप द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लैंड्स ऑन पाकिस्तान। जो इंडिया फोकस जिहादी तंजीम है जैसे कि LET, जैश ए मोहम्मद, अब उनको नए सेफ हेवन्स मिल जाएंगे अफगानिस्तान में और वो इंडिया के अगेंस्ट अटैक कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे गति शक्ति प्लान की बात की गई है कि गति शक्ति प्लान से कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेटेस्ट अनाउंसमेंट की है गति शक्ति प्लान की, और जो भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की पिछले साल अनाउंसमेंट की गई थी ये बेसिकली उसी का एक्सटेंशन है। तो गति शक्ति से हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे अक्रॉस द कंट्री। 100 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, और गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा हमारी कंट्री का, जिसके कारण हमारे यहाँ हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो भी इंडियन कंपनीज़ है वो ओवरसीज़ अब अपने जो शेयर्स हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं। अभी उसके लिए टैक्सेशन एस्पेक्ट्स को बेसिकली फाइनल कर दिया गया है, अब उसको वो कब नोटिस में ला दें। मार्केट प्लेयर्स बेसिकली ये चाहते थे जो कैपिटल गेंस टैक्स है उसके लिए एग्जाम्प्ट किया जाना चाहिए उन्हें, कि अगर वो कोई भी शेयर्स जो भी हैं, जो भी नॉन रेसिडेंट्स हैं इंडियन कंपनी के, अगर वो कोई भी अपने शेयर्स ट्रांसफर करते हैं तो उन पर कैपिटल गेंस टैक्स ना लगे। Recent successful listing of shares by several startups and mid-sized firms have emboldened the chances for fundraising activity in India। तो ओवरसीज़ अगर वो अपने शेयर्स को लिस्ट कर सकते हैं तो उनके पास अब जो फंड रेजिंग एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी और हमारी इकॉनमी वापस से रिवाइव हो सकती है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।